भारत लाइव लगातार आपके साथ बिहार के राजनीतिक समीकरण और भी होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को भी रख रहा है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी स्थितियां हैं, क्या कुछ परेशानी है, क्या वादा किया गया था 2015 में और क्या पूरा हुआ है, कितने वादों पर सरकार खरी उतरी है या आपके जनप्रतिनिधि खरे उतरे हैं। इसके साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के पहले क्या समीकरण है, किस तरह की कवायतें चल रही हैं और किस तरह एक दूसरे पर हमले का दौर है। इसके साथ ही हमने आपको एक नया सीरीज स्टार्ट करके दिया है जिसमें हम बता रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके वर्तमान विधायक के ऊपर किसका साया ज़्यादा है, किसका प्रभाव ज़्यादा है, कौन कौन से लोग आपके विधानसभा क्षेत्र में इस बार आपके जनप्रतिनिधि के रूप में आपके आशीर्वाद के लिए दरवाजे तक पहुंचेंगे, चाहे डिजिटली पहुंचें या फिर सदैव पहुंचें। चुनाव आयोग ने ये बातें स्पष्ट कर दी हैं कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे क्योंकि नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाना है। अब इन सब स्थितियों के बाद जो वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार एग्रेसिव हो गए हैं और जनता के बीच में ये बताना शुरू कर चुके हैं कि उन्होंने पिछले 15 सालों में क्या किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि लगातार विपक्ष के तरफ से तेजस्वी यादव हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, मदन मोहन झा हों या फिर मुकेश सहनी हों, ये सारे लोग नीतीश कुमार के क्रियाकलाप, उनके काम और 15 साल के विकास को धत्ता बता रहे हैं। उनका कहना है सीधे तौर पे है कि नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे वो दिखाएं। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ने अपने ही पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारी है। लगातार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार 15 साल से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। इसके साथ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने विकास से ज़्यादा लालू प्रसाद के 15 साल के शासन, लालू राबड़ी शासन को दिखाना शुरू किया था। 15 साल बनाम 15 साल शुरू हुआ था और इस पोस्टर ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया था, क्योंकि बार बार विपक्ष एक ही बात कह रहा था कि आपने कुछ नहीं किया है, तभी आपको किसी से तुलना करने की ज़रूरत है। बिहार की जनता ने 2005 में जब आपके हाथ में सत्ता सौंपी थी तो उसके मन में बहुत सारे विचार थे जिसे आपने जगाया था। आपने स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप विकास के लिए आए हैं, न्याय के साथ आप विकास करेंगे, सुशासन लाएंगे और क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए हैं और इस मुद्दे पर वो उनसे अलग भी हुए हैं। प्रशांत किशोर की बात करें तो 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए अपने काम जो उन्होंने ठेके पर लिया था उससे ज़्यादा आगे बढ़कर एक पिता तुल्य व्यक्ति की मदद की थी। जैसा कि उन्होंने कई बार कहा भी है कि नीतीश कुमार मेरे पिता तुल्य है, मैं उन्हें एक नेता से ज़्यादा अपना गुरु मानता हूं या फिर अपने पिता जैसा मानता हूं। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन अंततः उन्हें नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी से समझौता करने के नए रूप को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अलग क्या कर लिया कि उन्हें पार्टी से अलग होना पड़ा। इसके लिए लॉबिंग भी हुई और बहुत सारी बातें हुई जो हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया था। अब खुद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक विरोधियों में से किसी के काम को अपने हाथ में नहीं लिया है, पर विरोध का स्वर उनका ही इतना मुखर है कि जो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। इसके साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार को कप्तान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को मुद्दों पर घेर रहे हैं, अपने माता पिता के शासनकाल को लेकर के उन्होंने माफ़ी तो मांग ही ली है, पर जिस तरह का व्यवहार जदयू के लोग कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि जनता का इमोशन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट करेगा। हालांकि तेजस्वी यादव नए राजनीतिज्ञ हैं, वो अभी राजनीति का बहुत सारा गुर सीखेंगे, लेकिन जितना उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद और उसके बाद नीतीश कुमार से मात्र उन 1.5-2 सालों में सीखा है वो भी कम नहीं है, क्योंकि उसको लेकर के लगातार जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार बगले झांकने लगते हैं, उसे देख करके ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार
कर रहे हैं और तैयारी करने में भी लगे हुए हैं। कई ऐसे उनके फैसले हैं जिसको लेकर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने भी माना है कि हाँ, तेजस्वी यादव का ये फैसला बेहतर है। महागठबंधन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया, वो फैसला 2015 के परिणाम की तरफ इशारा करता है और परिणाम के बाद जो स्थितियां 2019 में पैदा हुई उसको भी दिखाता है। 2019 में सब कुछ करने के बाद एक बार फिर से बड़ा झटका लगा था विपक्ष को। उससे पहले आपको बता दें कि 2015 से 17 के बीच में जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा, लेकिन 17 के बाद अचानक से जब नीतीश कुमार पुनः ये कहते हुए कि वो कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे चले जाते हैं, तो बिहार की राजनीति में एक रिक्तता जरूर आ जाती है, खास करके विपक्ष में। विपक्ष को ऐसा लगता है, खास करके अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है नीतीश कुमार को साथ दे करके। 2013 में अगर साथ नहीं दिया होता तो चुनाव होते और उसके परिणाम कुछ भी हो सकते थे। पर राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पल्ले नहीं पड़ती हैं। कभी कभी कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आपका साथ नहीं देता है। अब स्थिति यह है कि हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की। महागठबंधन में जितना झमेला था, अचानक से उस सारा झमेला शांत हो गया है। आपने देखा होगा कि समुद्र में तूफान से पहले जिस तरह की शांति होती है, उस तरह की शांति को विराम लग चुका है। जीतन राम मांझी ने खुद को स्वयं अलग कर लिया है महागठबंधन से। क्या फैसला करेंगे ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया है, पर इस फैसले ने एक बात तो तय कर दी है कि महागठबंधन का स्वरूप अब शांत लग रहा है। महागठबंधन में जहां एक तरफ कांग्रेस व्यक्तिगत रूप से अपने ही कामों में उलझी हुई है, अपने अध्यक्ष को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है, जिसे बैठक के बाद 6 महीना के लिए टाल दिया गया है। इस बीच में लोगों से विचार और सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये बात तय कर लिया है कि महागठबंधन में आरजेडी ही बड़ा भाई होगा, कोई समस्या नहीं है। पर नीतीश कुमार के लिए इधर दूसरी तरफ समस्या हो रही है। अब इन सब बातों को जब कांग्रेस ने ही स्वीकार कर लिया, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो महागठबंधन के बाकी के दल जो हैं, बाकी के साथी जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए मजबूर भी हो जाएंगे कि वो साथ में रहें। थोड़ी सी 19-20 के बाद ऐसा लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसा कि हमने आपको खबरों के माध्यम से और अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से जो महागठबंधन में अपने आप को मानते हैं उनसे बात कराया है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जितना ज़्यादा वो निश्चिंत मान रहे थे अपने आप को कि कप्तान बन गए हैं तो वो पूरी टीम को अपने हिसाब से लीड करेंगे, उसके सबसे पहला जो अवरोध पैदा हुआ वो ये हुआ कि उन्हीं के मास्टर ब्लास्टर ने, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन पर बड़ा दाव था कि आने वाले समय में बिहार के अच्छे राजनीतिक और नीतीश कुमार के करीबियों में उनका साथ देंगे और जीत तक लेके जाएंगे, चिराग पासवान, उन्होंने सीधे तौर पर विद्रोह कर दिया है। उनका मानना यह है कि जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से उन्हें धुआंधार बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, धुआंधार बैटिंग का मतलब है कि जब ज़्यादा सीटें मिलेंगी तभी वो ज़्यादा जीत दर्ज कर सकते हैं। और इस बात को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टारगेट किया है और इन सब बातों को देख चुपचाप अपने ही रास्ते चलती रही है भारतीय जनता पार्टी। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार की इस बार के चुनाव में नहीं चलने वाली है। इस बार जो गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता होगा उसमें नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। अब ये बात पक्का लग रहा है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को झुकाते आए हैं, पर झुकने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के अपने ऊपर बंदिशें लगा दी हैं, कई नेताओं के जुबान पर ताले लग गए हैं। अब नीतीश कुमार को ये समझ में बातें आ गई हैं और वो अपनी विशेषताओं का गुणगान स्वयं करने लगे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2005 में शिक्षा को लेकर के जितना ज़्यादा उन पर दबाव था कि बिहार की शिक्षा को उन्होंने बर्बाद कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया। उन्होंने बजट के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि 2005 में जहां बजट 4,366 करोड़ का था, वहीं उन्होंने 35,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट किया और पूरे बजट का 20% वो शिक्षा पर खर्च करते हैं। अब ये पैसा
किस मद में खर्च होता है, किस तरह से होता है। आपने शिक्षकों का भी देखा कि किस तरह से नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के, उनके नियमों को लेकर के और नई शिक्षा नीति को लेकर के किस तरह से उन पर गुस्से में हैं और सीधे तौर पे उनसे चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उन्हें दिखा देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि लगातार इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की स्थिति क्या हुई होगी, जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है और दूसरी तरफ विकास का पूरा मानक जो है वो ध्वस्त नज़र आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनके साथी भी कह रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि विकास हुआ ही नहीं, बिहार में विकास होने ही नहीं दिया है नीतीश कुमार ने, सिर्फ विकास की बात की है, कागजों पे विकास है, ज़मीनी विकास बिल्कुल नहीं है। चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो या फिर विकास के अन्य मानक हो। किसानों की स्थिति त्रस्त है, गरीबों की स्थिति त्रस्त है, कोरोना संकट में जो लोग बाहर से आए हैं उनकी स्थिति त्रस्त है। नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया है। केंद्र की योजनाओं को भी लागू करने में नीतीश कुमार पिछड़ते रहे हैं और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ साथ बहुत समय तक एनडीए का हिस्सा रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है। इन सब बातों को लेकर अब नीतीश कुमार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उनके दल के लोग भले ही जितना भी चिल्ला लें, लेकिन नीतीश कुमार को मजबूरन अपनी फील्डिंग अपने करने आना पड़ा और देखना होगा कि क्षेत्र रक्षण पर नीतीश कुमार अपने ही मारे हुए गेंद को लपकते हैं या नहीं लपकते हैं। ये एक बड़ी बात होगी। 2020 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। अगर ये इस चुनाव में कहीं बाजी मार लेते हैं तो ये मील का पत्थर होगा और बिहार के सहित देश के, दुनिया के इतिहास में एक पहली घटना होगी कि एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध सभी धड़े खड़ा थे, लेकिन उसने अपना ही नियम और नियत के तहत आगे बढ़ते हुए एक जीत दर्ज की थी और लोकतंत्र में एक मिसाल के रूप में कायम होगा। कैसा लगा विश्लेषण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके विचार पर बहुत कुछ आधारित है। हम कई लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमेशा हर बार हमारे हर एपिसोड के अंत में अपना विचार देते हैं और हमें सुझाव भी देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम और आप एक परिवार के हिस्सा हैं और आप हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।